हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अरे आप सभी कैसे हैं भाई? बड़े दिनों के बाद आज वीडियो बना रहे हैं। हाय हेलो श्री राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। और आज हम बात करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण बच्चों, जैसा कि आप सबको पता होगा, तैयारियां आपकी लगभग कंप्लीट होंगी, रिवीजन चल रहे होंगे। और ये जो चैप्टर है इस बार 4 नंबर का है, 4 अंक आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो आपकी साइंस की बुक का सबसे सिंपल चैप्टर है ये आपका हमारा पर्यावरण। सबसे पहले इसमें बात आती है पर्यावरण की। देखो, जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उन पे बात करूंगा आज, और एक चैप्टर लगभग जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश करेंगे सिंपल तरीके से। पर्यावरण, जैसा कि आप जानते हैं, ये 2 शब्दों से परिधन आवरण से मिलकर बना है, आप यही बताएंगे इसमें। और परि यानी चारों ओर, आवरण का मतलब आवरण यानी किसी सजीव के चारों ओर का वह आवरण जिसमें वह जीवित रहता है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण के अंदर 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कि परीक्षा में 100% मानिए इस बार आपको मिलेगा। कौन सा सवाल? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जैव अनिम्नीकरणीय। क्यों जी? ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट, 100% आने वाला सवाल। 4 में से 2 या 3 नंबर तक ये सवाल आपको कवर कर सकता है। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय, सिंपल सा है, आप लोग बहुत सौ को तो याद भी होगा। जैव निम्नीकरणीय ऐसे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा यानी सजीवों के द्वारा, अपघटक के द्वारा आसानी से अपघटन हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है। जैविक प्रक्रम द्वारा आसानी से निम्नीकरण हो जाता है, वो जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और इसके अपोजिट ऐसे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रम द्वारा आसानी से अपघटन नहीं होता है, वो जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। सिंपल, जैविक प्रक्रम द्वारा आसानी से अपघटित होने वाले पदार्थ जैव निम्नीकरणीय, और जैविक प्रक्रम द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय। इसमें आप प्लास्टिक ले सकते हैं, कांच का जो कचरा होता है, कांच की बोतल वगैरह होती है, लोहे धातु के डिब्बे वगैरह होते हैं, ये पॉलीथीन होती है, ये सब इसमें आएंगी। और अपने ऐसे पदार्थ, कपड़ा है जो आसानी से गल सकते हैं, कागज है अपना, है ना, सब्जियों के अन्य प्रकार के जो अपने अपशिष्ट बचते हैं वो सब जैव निम्नीकरणीय में आएंगे। तो बच्चों, एक सवाल हो गया आपका जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय में डिफरेंस। ओके, 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कोई सपोर्शन का नहीं है। अगला प्रश्न बनता है पारितंत्र। किसे कहते हैं पारितंत्र? पारितंत्र जिसे आप कह सकते हो इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, पारितंत्र जिसे पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। पारितंत्र क्या होता है बच्चों? अगला सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। जो जैविक समुदाय है या जो पर्यावरण है जिसमें हम रहते हैं, उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों आपस में मिलकर जिस तंत्र को बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र। इसके जैविक और अजैविक 2 घटक होते हैं बच्चों पारितंत्र के, जैविक और अजैविक। जैविक घटक और अजैविक घटक 2 घटक होते हैं अपने पारितंत्र के, जिसको आपको ध्यान में रखना है। पारितंत्र जो होते हैं ये जैविक समुदाय तथा उसके साथ भौतिक पर्यावरण को मिलाकर परस्पर क्रिया करता हुआ एक तंत्र बन जाता है, यानी जिसमें जैविक और अजैविक दोनों तंत्र, जैविक और अजैविक दोनों घटक आपस में मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं बच्चों। पारितंत्र के 2 प्रकार हैं, एक जैविक है और एक अजैविक घटक है। अब जो पारितंत्र होते हैं ना, वो पारितंत्र अपने 2 प्रकार के होते हैं।
प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक और कृत्रिम, मानव निर्मित। तो बताओ बच्चों, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जो आपको पारितंत्र में प्राकृतिक पारितंत्र के नजर आते हो। तो जैसा आपको पता है तालाब, ठीक है, जैसा आपको पता है वन, ठीक है, जैसा आपको पता है झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है जिनमें जैविक और अजैविक घटक आपस में एक दूसरे पर निर्भर रह करके पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जबकि कृत्रिम पारितंत्र की अगर बच्चों हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन में आ सकता है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक है या नहीं है, या कौन सा कृत्रिम है। अब आप कोई बगीचा लगाएंगे तो बगीचा तो आप खुद तैयार करेंगे ना, तो बगीचा, आपका खेत और जल जीवशाला, आपने देखा होगा जल जीवशाला, एक्वेरियम, एक कांच का पात्र होता है बड़ा सा, उसके अंदर पानी भरा रहता है, उसमें मछलियां वगैरह छोड़ देते हैं, कई जगह आपने देखा होगा, वो जल जीवशाला होती है। ये कैसे पारितंत्र के एग्जाम्पल हैं? कृत्रिम पारितंत्र के एग्जाम्पल है बच्चों। किसके एग्जाम्पल है? कृत्रिम पारितंत्र के एग्जाम्पल है। ध्यान रखें, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि कौन से कृत्रिम और कौन से प्राकृतिक पारितंत्र में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट चीजें उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको जो बता दिया है उसी में से 100% आपकी क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कोई शक और शंका नहीं है। तो अगला आता है इसमें खाद्य श्रृंखला, फूड चैन, फूड चैन, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला की डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको बताऊं, देखो श्रृंखलाएं जो होती हैं, एक जो अपना वन क्षेत्र होता है ना, वन की खाद्य श्रृंखला, वन की खाद्य श्रृंखला में बच्चों वृक्ष होंगे, पेड़ पौधे होंगे, और वृक्षों को खाएगा कौन? हिरण, और हिरण को खाएगा बच्चों शेर। ये खाद्य श्रृंखला हो गई। इसी तरह से अगर अपन बात करें एक अपने खाद्य श्रृंखला में, तो एक अन्य खाद्य श्रृंखला अपनी बनती है तालाब की खाद्य श्रृंखला, जिसमें बच्चों छोटे जीव, वृक्ष, छोटे ये जो अपने होते हैं ना जंतु प्लवक, या छोटे छोटे सूक्ष्म पेड़ पौधे होते हैं, जिसे शैवाल कह सकते हैं अपन। पानी में ज्यादातर पेड़ पौधे शैवाल के रूप में होते हैं, शैवाल होगा। शैवाल के लिए फिर इसमें जंतु प्लवक होंगे, छोटी मछलियां, कीड़े मकोड़े, और फिर इनको बड़ी मछलियां खाएंगी, है ना। इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला होगी। एक होगी अपने बगीचे की, बगीचा नहीं इसको कह सकते हैं अपन, घास का मैदान। कौन सा मैदान बच्चों? घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला, जिसमें घास होगी, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को खाएगा अपना ये मेंढक, मेंढक को खाएगा बच्चों सर्प, और सर्प को खाएगा बाज। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो बच्चों, ये जितने भी एक एक ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है बच्चों पोषी स्तर। क्या है? पोषी स्तर। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, एक जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, एक क्रम बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीवों के भोजन की जो श्रृंखला बनती है, भोजन के लिए जो श्रृंखला बनती है, उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। यानी खाने व खाए जाने वाले जीवों की श्रृंखला को, खाने व खाए जाने वाले जीवों की श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये खाद्य श्रृंखलाओं के कुछ एग्जाम्पल हैं। वन की खाद्य श्रृंखला, जो जंगल होता है उसमें वृक्ष, पेड़ पौधे होंगे, हिरण होगा, शेर होगा, याद रखना। इन तीनों में से एक खाद्य श्रृंखला आपको निश्चित रूप से मिलने के पूरे चांस हैं। और तालाब में शैवाल होंगे, छोटी मछलियां होंगी जंतु प्लवक, और बड़ी मछलियां होंगी। तो
घास के मैदान की खाद्य श्रृंखला में घास होगा, इसको टिड्डे खाएंगे, टिड्डे को मेंढक खाएगा, मेंढक को सर्प खाएगा, सर्प को बाज खाएगा। एक क्रम बन गया। तो इस प्रकार से जो क्रम बनता है ना, उसमें होता क्या है बच्चों कि एक बार ये और देख लो, पोषी स्तर। पोषी स्तर जो होता है बच्चों, वो क्या होता है आपको मैं बताऊं कि खाद्य श्रृंखला जो है अपनी, इसका प्रत्येक जो एक चरण है या स्तर है, ये खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण या स्तर क्या कहलाता है? पोषी स्तर कहलाता है। अब ये पोषी स्तर जो है बच्चों, इसमें क्या है पोषी स्तर में कि जो शुरुआत होगी किसी भी श्रृंखला की, वो किससे होगी बच्चों? स्वपोषी से होगी। किससे होगी? स्वपोषी से होगी। स्वपोषी किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। ऐसे जीव जिनमें प्रकाश ऊर्जा, सूर्य की प्रकाश यानी सौर ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने की क्षमता होती है, वो स्वपोषी कहलाते हैं। यानी ये स्व यानी खुद का पोषण, खुद यानी खुद अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन्हें कहते हैं स्वपोषी। स्वपोषी हमेशा प्रथम स्तर जो होगा, प्रथम फर्स्ट पहला जो स्तर होगा किसी भी श्रृंखला का, वह स्वपोषी से शुरू होता है बच्चों, ठीक है। और फिर स्वपोषी आगे चल करके और उपभोक्ता किनको देगा भोजन? जो स्वपोषियों से भोजन लेते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं बच्चों। उपभोक्ता के अलग अलग प्रकार है। पहले उपभोक्ता की परिभाषा, स्वपोषी से भोजन प्राप्त करने वाले जीव उपभोक्ता कहलाते हैं, और जो केवल पेड़ पौधे खाएंगे वो शाकाहारी होंगे। शाक यानी पेड़ पौधे, और वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो इसके बाद प्राथमिक मांसाहारी होंगे वो मांस खाएंगे, वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे, सेकेंडरी, ठीक है ना, कंज्यूमर। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, इस प्रकार से एक श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है। शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, और एक सर्वाहारी होते हैं। सर्वाहारी में हम सब मानव भी आते हैं, उसमें कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, ऐसे जीव जो सर्वाहारी यानी जो मांस मिले तो मांस चेप लें, और शाक यानी साग सब्जी यानी पेड़ पौधों के द्वारा भी भोजन प्राप्त कर लें, वो सर्वाहारी होते हैं। तो ये थी बच्चों खाद्य श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला से संबंधित जानकारी। खाद्य श्रृंखला खाने व खाए जाने वाले जीवों के द्वारा बनी श्रृंखला, खाए व खाने जाने वाले जीवों से बनी श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। और आपसे कोई पूछे कि खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है, तो बच्चों खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है स्वपोषी से। किससे होती है? स्वपोषी से शुरुआत होती है खाद्य श्रृंखला की, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करें खाद्य श्रृंखला, और 3 खाद्य श्रृंखलाओं के अपने एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। उसके बाद हम बात करें बच्चों खाद्य जाल। खाद्य जाल, अभी आपने देखा कि एक खाद्य श्रृंखला एक से दूसरे से तीसरे एक सीधी श्रृंखला है, जबकि अगर इनको वास्तव में देखा जाएगा तो एक खाद्य श्रृंखला का कोई जीव किसी दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीव के द्वारा भी खाया जा सकता है। बच्चों खाद्य श्रृंखला का एक जीव किसी दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीव के द्वारा भी खाया जा सकता है। तो खाद्य श्रृंखलाएं आपस में शाखान्वित होती हैं। शाखान्वित खाद्य श्रृंखलाएं जो आपस में शाखा के रूप में जुड़ी होती है, शाखान्वित खाद्य श्रृंखलाओं का जाल ही खाद्य जाल कहलाता है। शाखान्वित खाद्य श्रृंखलाओं का जाल ही खाद्य जाल कहलाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करें अभी, तो इसमें आगे आता है अपना खाद्य जाल के बाद बच्चों अगला टॉपिक जो इसमें होगा अपना, वो है पर्यावरण के जो विभिन्न घटक होते हैं उन घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह। इंपॉर्टेंट, यहां से एक सवाल निश्चित रूप से मिलेगा आपको, ऊर्जा का प्रवाह। यहां से 2 या 3 क्वेश्चन बनते, ज्यादा नहीं, देखना बड़े सिंपल तरीके से। सबसे पहले जैसा आपको पता है इस प्रकृति में जो ऊर्जा आ रही है उसका आधार कौन ऊर्जा देता है? सूर्य। सूर्य से आ रही है सारी ऊर्जा। कहां से आ रही है बच्चों? सूर्य से। सूर्य से आने वाली ऊर्जा आपको, जो आपके पेड़ पौधों की पत्तियां हैं,
पेड़ पौधों की क्या है, पत्तियां हैं। ये पत्तियां क्या करेंगी, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगी। तो बच्चों बात आती है कि पेड़ पौधों को जितनी सौर ऊर्जा मिलती है, क्या वो उस सारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं? जी नहीं, वो सारी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं, देखिए, सौर ऊर्जा, सूर्य से स्थल पर जितनी ऊर्जा आती है, प्रश्न बनता है, ध्यान से सुन ले, सूर्य से स्थल पर जितनी ऊर्जा आती है स्थल पर, उसका कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? खाद्य ऊर्जा में पेड़ पौधे कितना प्रतिशत परिवर्तित कर पाते हैं? तो बच्चों आंसर होगा केवल 1%। जैसे मान लो 1000 किलो जूल ऊर्जा हमारे स्थल पर आई, तो पेड़ पौधे कितनी प्रतिशत? 1%, यानी 1000 का 1%, परसेंट बोले तो 100, तो आपको 1000 के अंदर से केवल 10 किलो जूल ऊर्जा ही पेड़ पौधों ने भोजन के रूप में संचित की है। समझ में आ रही बात? यानी जितनी सूर्य से जितनी ऊर्जा अपने पेड़ पौधों को प्राप्त होती है, उसका केवल 1% भाग ही पेड़ पौधे खाद्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर पाते हैं। दूसरी बात, अब जो पोषी स्तर है अपने, पोषी स्तर जो अभी हमने पढ़े, पोषी स्तर, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर की तरफ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जो ऊर्जा जाएगी, पेड़ पौधों ने जो एनर्जी ले ली, हम उन्हीं से तो भोजन करेंगे, तो वहां पर बहुत सारी ऊर्जा जो है वो पर्यावरण में व्यर्थ हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% एनर्जी खाद्य ऊर्जा के रूप में आगे बढ़ पाती है। कितनी प्रतिशत? 10%। देखो ध्यान से सुन लो, सूर्य से आती है उसका तो 1% पेड़ पौधे, हम कुछ नहीं कर सकते। पेड़ पौधे कितनी ऊर्जा को संचित करते हैं? 1%। उसके बाद फिर हर पोषी स्तर पर यहां से यहां गई 10%, यहां से यहां गई 10%, केवल 10% ऊर्जा ही एक स्तर से अगले स्तर तक प्रवाहित हो पाती है बच्चों। तो जैसे मान लो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि 20,000 जूल ऊर्जा है, ठीक है, और ये एक स्तर से दूसरे स्तर पर जानी है, तो बताओ पहले स्तर पर 20,000 जूल ऊर्जा है, तो अगले पे कितनी जाएगी? तो 20 का क्या कर देंगे, 10% निकाल देंगे, तो 10 का मतलब 2000 जूल ऊर्जा कहां पे गई? यहां गई। फिर 2000 का निकालेंगे तो 200, फिर अगले स्तर पर 20, तो हर पोषी स्तर पर ऊर्जा का जो मान है वो कम होता जाता है। इसीलिए खाद्य श्रृंखलाएं ज्यादा लंबी नहीं होती हैं, और प्रारंभिक जो खाद्य श्रृंखला में जो प्रारंभिक स्तर होते हैं उनमें संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है। तो यहां पर इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, 1% और 10% का कहां क्या यूज है, ये महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक इसके अंदर काम का, अब है आपका ओजोन और ओजोन का अपक्षय। ओजोन परत, पहली बात, फॉर्मूला ऑफ ओजोन O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में ऑक्सीजन के परमाणु में परिवर्तित हो जाती है। ये ऑक्सीजन का परमाणु किसी ऑक्सीजन के अणु के साथ जुड़ करके ओजोन का निर्माण करते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ओजोन का निर्माण होता कैसे? पहले एक ऑक्सीजन के परमाणु अणु को परमाणु में तोड़ो, फिर ये जो परमाणु बनता है वो किसी ऑक्सीजन के अणु के साथ जुड़ेगा और ओजोन का अणु बना लेगा। O3 ओजोन का सूत्र है। और बच्चों, ओजोन जो परत है, महत्वपूर्ण सवाल, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, ये याद होना चाहिए सभी को, पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। समझ में आ रही बात सबको? ओजोन परत अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। और जो ओजोन है उसको CFC जो गैसें होती हैं, शीतलक गैसें, CFC, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो और C फॉर कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैसों के द्वारा ये जो अपनी ओजोन है उसको नुकसान होता है। इसलिए CFC गैसें ओजोन को अपक्षित कर सकती हैं, उसको हानि पहुंचा सकती हैं, पहुंचा भी रही है कहते हैं। और अपना जो यूनेप है, UNEP, यूनेप, यूनाइटेड नेशनल
एनवायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में याद कर लें, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है उसने ये कहा है कि सीएफसी की जो मात्रा है उसको 1986 के स्तर पर ही रोक दो, वरना ये ओजोन को नुकसान पहुंचा देगी। अगर पराबैंगनी किरणें नीचे आ गई तो वो मानव में त्वचा कैंसर जैसी विभिन्न बीमारियां फैला सकती है। तो ये था बच्चों अपना ये पाठ, बड़ा सिंपल सा पाठ है और आपको जितनी बातें बताई हैं आप इनको 1-2 बार देख करके अच्छी तरह याद कर लें। 4 नंबर आपका कोई नहीं रोक पाएगा, 100% 4 नंबर आपके आ जाएंगे और अच्छी तैयारी करते रहो। अब बिल्कुल भी आपको ढील नहीं देनी है। बोर्ड एग्जाम आपका जो महोत्सव है वो आने वाला है, आपके बहुत नजदीक आ चुका है, इसलिए आप लोग सभी अच्छी तैयारी करें। कहते हैं कि परिंदों को मिलेगी सफलता एक दिन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी सफलता एक दिन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। और जो लोग रहते हैं खामोश, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। आप अपने हुनर को बनाए रखिए, आप अपनी काबिलियत पे विश्वास रखिए और अच्छी तैयारी करते रहिए। और जो चीजें आपको पहले बताई थी उनके अकॉर्डिंग आप अच्छी स्टडी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।